वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बिहार के रेगुलर 20 प्रश्न देखते हैं बिहार जीके के। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था और आप में से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने दोस्तों सही जवाब दिया है। दोस्तों यह आपका उत्साह देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आप जवाब देते रहें। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो बेरिंग जल संधि है यह उत्तरी अमेरिका को जो है एशिया से अलग करती है। देखिए जो उत्तरी अमेरिका का अलास्का है, अलास्का को यह रसिया से अलग करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेरिंग जल संधि। दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें, देखिए जो हमारा जिब्राल्टर जल संधि है ये क्या है, यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को जो है श्रीलंका से अलग करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अन्य महाद्वीपों की बात करें तो देखिए जो लाल सागर और स्वेज नहर है यह एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और जो पनामा नहर है यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने सही आंसर दिया। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। देखिए योगेंद्र कुमार जी ने सही आंसर दिया है, देवाशीष कुमार, काफ़ी लोगों ने दोस्तों सही आंसर दिया है। इसके अलावा देखिए शिवांकर कुमार, राजपूत सत्यवान चौहान, धर्मेंद्र कुमार, भोला कुमार, सुमित कुमार जी ने सही आंसर दिया है, रोहित राजा जी ने सही आंसर दिया है, मनोज कुमार जी ने सही आंसर दिया है, गोविंद कुमार, कुमारी अर्चना भारती, नीतू धीरज, डीएसके मीडिया सही आंसर आया। इसके अलावा अरविंद दास, आदिराज शैलेश, श्रवण राज भारत और सुधीर कुशवाहा जी ने दोस्तों सही आंसर दिया है। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर कहते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आप डिटेल में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो आप एक बार लिखते हैं वो आपको एग्जाम में हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस भाषा को डॉक्टर ग्रियर्सन ने छीका छीकी नाम दिया था। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंगिका भाषा को जो है डॉक्टर ग्रियर्सन ने छीका छीकी नाम दिया था। दूसरा प्रश्न है, नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाई थी। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाई थी। सही उत्तर हो जाएगा सिमरावगढ़। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिमरावगढ़। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला प्रश्न है, नाग दशक को पुराण में क्या कहा गया है। देखिए जो नाग दशक है उसको पुराण में क्या क्या कहा गया है, दर्शक। सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था। देखिए आपको पता है जो नालंदा था वह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था प्राचीन भारत में, और इसका निर्माण किसके कौन से वंश के शासनकाल में हुआ था। देखिए जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है यह गुप्त वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, और इसकी स्थापना किस शासक के समय में हुई थी। तो देखिए गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इनका नाम भी आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगर वहीं हम तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें, देखिए दोनों के बारे में पूछा जाता है, नालंदा और तक्षशिला। तो देखिए जो तक्षशिला है इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। किसने, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। तो इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। देखिए हिंदी वहाँ की प्रथम राजभाषा है, हिंदी प्रथम राजभाषा है, और द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू। और उर्दू को यह कब मिला था दर्जा, 1984 में। देखिए 1984 में बिहार में हिंदी को जो है, उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1984। अगला प्रश्न है, नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं। तो देखिए नालंदा में राजा भोज के जो हैं सिक्के मिले हैं। किसके, प्रतिहार शासक राजा भोज के जो सिक्के हैं वह नालंदा में प्राप्त हुए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा भोज। अगला प्रश्न है, बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो देखिए भिखारी ठाकुर को जो है क्या कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए कालिदास में एक आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने इनकी एक रचना का नाम सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों ये इसी क्यों इंपॉर्टेंट है, यह किसी भी विदेशी भाषा में
अनुवाद होने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है? क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसी भी विदेशी भाषा में अनुवाद होने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो दूसरी पुस्तक है जिसकी जो अनुवाद हुआ है विदेशी भाषाओं में, वो है गीता। सबसे पहले जो हुआ है अनुवाद वो अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ है। दूसरी पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो आपको बताना है किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सही उत्तर हो जाएगा सम्राट कुमार गुप्त। देखिए जो कुमार गुप्त थे यह गुप्त वंश के शासक थे और इनके समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इनके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो इनका नाम जो है इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना है, कुमार गुप्त का। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार को मगही का शैली कहा जाता है? तो देखिए सुरेश दुबे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें मगही का शैली कहा जाता है। देखिए आपको पता है हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें एक उपभाषा है बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारे 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक आती है मगही, एक आती है मैथिली और एक आती है भोजपुरी। तो उसी में से यह एक भाषा है। मगही का शैली किसे कहा जाता है? मगही का शैली सुरेश दुबे को कहा जाता है। सही आंसर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, इसके प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो देखिए शीलभद्र जो थे यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति रह चुके थे, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार में मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना कब हुई? बिहार में मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना कब हुई? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर हो जाएगा 1939 में। जो बिहार में मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना है वो 1939 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए जो नव नालंदा महाविहार है इसको 13 नवंबर 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 13 नवंबर 2006। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको और क्या याद रखना है कि जो नव नालंदा महाविहार है, जो नालंदा महाविहार है इसे विश्व विरासत स्थल में, किसमें? विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। तो इसका नाम आपको याद रखना है। देखिए अभी हाल ही में अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाला एक भारत का पहला शहर बना था अहमदाबाद। दूसरा हमारा शहर क्या बना था? जयपुर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। और इसके साथ ही जो हमारा नव नालंदा महाविहार है इसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। तो ये पॉइंट जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरंग कला मंच कहाँ पर स्थित है? नवरंग कला मंच कहाँ पर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के बक्सर जिले में जो है नवरंग कला मंच स्थित है। कहाँ पर? बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवादा के निकट अफसगढ़ गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य सेन का जो है पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है नवादा के पास से। अगला प्रश्न है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो देखिए जो नचारी राग है और लगनी राग है इसका सृजन कवि विद्यापति ने किया था। देखिए विद्यापति का नाम बिहार के प्रथम महाकवि, अगर यदि पूछा जाए कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे तो आप आंसर में देंगे विद्यापति हैं, जो जिन्हें बिहार का प्रथम महाकवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? देखिए विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में पदावली का नाम सबसे ऊपर होता है। इसके अलावा कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों इन्होंने जो है मगही में और अपभ्रंश भाषा में जो है प्रमुख रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें मगही का जो है महाकवि कह सकते हैं। मगही और अपभ्रंश भाषा में इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं की हैं और इन्हें बिहार का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। नाम क्या है? विद्यापति। आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बिहार के 3 प्रखंडों में समन्वित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए बिहार के 3 प्रखंडों में जो समन्वित बाल विकास परियोजना है इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। अगला प्रश्न है, सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो सुपर ताप विद्युत परियोजना है यह बांका में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के बांका में। अगला प्रश्न है,
किन दो नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर हाजीपुर में स्थित है? जो हाजीपुर में नेपाली मंदिर है यह किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गंगा और गंडक के संगम पर स्थित है हाजीपुर का नेपाली मंदिर, गंगा और गंडक के संगम पर। अगला प्रश्न है, नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ के गवर्नर थे? तो देखिए, शासक बनने से पूर्व जो अशोक थे वह तक्षशिला के गवर्नर के रूप में थे। कहाँ पर थे? तक्षशिला में गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। और अशोक के बारे में आपको पता है, अशोक को महान भी कहा जाता है और इन्होंने 261 में जो है कलिंग का युद्ध जीता था। कब? 261 में कलिंग का युद्ध जीता। कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने जो है युद्ध से संन्यास ले लिया और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और इनके शासनकाल में जो दूसरी बौद्ध संगति जो है वो अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। तो ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। और अशोक के गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है। देखिए, अशोक के गुरु का नाम क्या है? उपगुप्त। उपगुप्त से ही इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो इनका भी नाम आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि एनसीई की जो स्थापना है वह 15 अगस्त 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1905। तो दोस्तों ये हमारे 20 प्रश्न थे। आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, हमारा आज का प्रश्न क्या है, एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? देखिए, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं उपनाम से संबंधित। तो देखिए, आपको बताना है एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जापान, मुंबई, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। आपको जो भी आंसर सही लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इसके बारे में जो भी पता है डिटेल में इसके बारे में दोस्तों ज़रूर लिखें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में ज़रूर देने का प्रयास करें, जिससे काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।